हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है वीडियोस को। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल और वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ती रहे और हमारी जो ये फैमिली है यूट्यूब की ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहे। हमारा आज का टॉपिक है आईपीओस, जिसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आई पी विच इज़ द पार्ट 1 ऑफ द आईपीओस, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आईपीओस क्या होते हैं और वो आईपीओस से पैसे कंपनीज रेज क्यों करती हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। उसमें आपको आईपीओस के अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल फर्म्स और उनके पीछे माइंडसेट क्या होता है जब वीसी से पैसे रेज़ करने हैं, बैंक से रेज़ करने हैं, आईपीओ के थ्रू रेज़ करने हैं। ये सारी डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में है। आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें हम आगे की डिस्कशंस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्रीवियस वीडियो में क्योंकि ये आईपीओज़ के रिगार्डिंग वीडियो है, सो रीसेंट आईपीओज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो अभी आए हुए हैं। उस प्रीवियस वीडियो के एंड में इन केस आपने नहीं देखी थी तो अब आपको अपडेट मिल रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट एक काइंड ऑफ बिजनेस होता है जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप चाहें तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है रीट के ऊपर, उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक ये ऊपर आई में कार्ड्स में आ जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देखिए। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑलरेडी लिस्टेड एक रीट इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे है। उसके अलावा दो नए रीट्स आ रहे हैं। एक का एप्लीकेशन का जो फॉर्म का जो सेक्शन होता है वो ओपन हो चुका है और दूसरा जो है वो अभी सिर्फ डिस्कशंस में है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं उसके रिगार्डिंग। आई एम नॉट श्योर कब उसका आईपीओ ओपन होगा। सो द आईपीओ ऑफ रीट विच इज़ करेंटली एक्टिव और ओपन फॉर एप्लीकेशन इज़ माइंड स्पेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड जो नेक्स्ट जो आना है वो है ब्रूकफील्ड का, तो उसके बारे में भी आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या आईपीओ होता है वो डिस्कस किया था और आईपीओ से पैसे क्यों रेज़ करते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ के थ्रू पैसे रेज़ करने का। और एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी है वीडियो में, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। वैसे भी कोई भी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके लिए एक सरप्राइज़ ही होगा। दैट इज़ अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाउ ऑफ द आईपीओ। सो आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज करने के लिए या एफपीओ हो, उनके थ्रू फंड रेज करने के लिए सबसे पहले आपको एक मर्चेंट बैंक की नीड होती है। अगर आपको आईपीओ एफपीओ नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ऊपर कार्ड्स में उसका लिंक होगा, एंड में प्लेलिस्ट, वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट होगी जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सारी वीडियोज़ होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल बेसिक के साथ सिंपल लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं वहाँ से। सो मर्चेंट बैंक्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है आईपीओस के लिए। मर्चेंट बैंक्स जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि जो सारा का सारा जो आईपीओ का प्रोसेस है वो स्मूथली फंक्शन करे, उसमें सारे के सारे जो कंप्लायंसेस हैं वो ठीक से मीट हों, एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आईपीओ और एफपीओ ये इसके रिगार्डिंग जितने भी काम हैं वो सारा मर्चेंट बैंक्स देखते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और जनरल लीड मैनेजर्स। एक बिजनेस जो आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने जा रहा है वो एक
मर्चेंट बैंकर से भी टाई अप कर सकता है और एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर से भी टाई अप कर सकता है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द आईपीओ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आईपीओ। जैसे एसबीआई कार्ड्स की बात करें जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके जब आईपीओ आया था उसमें 2 मर्चेंट बैंकर्स थे। सो कमिंग टू दी देयर फंक्शंस, सबसे पहले कि उनका काम होता है कि जो भी फाइलिंग है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लीगल कंप्लाइंसेस हैं ऑफ द कंपनी टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ द रेगुलेटर्स टू लिस्ट एन आईपीओ और टू लिस्ट देयर कंपनी, टू कम विद एन आईपीओ एंड लिस्ट देयर कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड रेज कैपिटल, वो सारे कंप्लाइंसेस ठीक से मीट हों। जो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ क्लियरली जो गवर्नमेंट सेबी की रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हो, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मर्चेंट बैंक जो है वो DRHP बनाने और फाइल करने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ DRHP? DRHP इज़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, वो अभी हम आप पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? ये एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी की पूरी कहानी होती है, मतलब कंपनी की कुंडली है वो बिल्कुल, एज इन कि इसमें कंपनी के फाउंडर्स कौन थे, कंपनी के अभी मैनेजमेंट कौन है, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस विच आई मीन, कंपनी के क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या बिजनेसेस हैं, क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज हैं, बिल्कुल सारी हिस्ट्री, आज का प्रेजेंट, आज कंपनी कैसे रन कर रही है, क्या उसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या कंपनी के स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं, ये सारी उसमें डिटेल्स होती हैं। आगे कंपनी का क्या विजन है, अलॉन्ग विद दैट कंपनी को फंड्स रेज क्यों करने हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रेजिंग द फंड्स। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं पता उस एग्जांपल के बारे में तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके रेफ़र कर सकते हैं कि तो उस केस में जब शॉप्स ओपन होनी थी, रिटेल आउटलेट्स ओपन होने थे, उसके लिए फंड्स रेज करना था, ये आपको मेंशन करना है। उससे क्या बेनिफिट्स हैं, कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, क्या रिस्क्स हैं, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी डिटेल्स आपको उस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देनी होती हैं। और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, क्या उसमें उसकी पोटेंशियल है, रिटर्न पोटेंशियल कितना है, कंपनी कितना ग्रो करेगी, उसको करने के लिए कंपनी की वैल्यूएशंस क्या हैं, कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स या तो ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू सेल करना चाह रही है या फ्रेश इक्विटी लाना चाह रही है, ये सब भी डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हुए थे। अलॉन्ग विद दैट किस प्राइस पे लाना चाह रही है, ये सारी डिटेल्स उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होती है। इतना ज़्यादा डिटेल्ड होता है वो। ये सेबी के पास फाइल किया जाता है वाया मर्चेंट बैंकर्स, और इसको बनाने में कि सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, सब डिटेल्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हैं, सब इंफॉर्मेशन ठीक है, रेलेवेंट है, वो सारा मेक श्योर करना मर्चेंट बैंकर का काम होता है। नाउ एक और स्टेप आता है विच इज़ फैसिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे को डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये डिस्कशन हम थोड़ी सी देर बाद करेंगे ताकि थोड़ा और एक बेस बिल्डअप हो जाए उसके बाद। नाउ आफ्टर द DRHP इज़ फाइल्ड विद द सेबी, उसके अप्रूवल के बाद जो भी सारे प्रोसेसेस होंगे, उसके बाद जनरल पब्लिक को भी बताना है कि SBI कार्ड्स का IPO आ रहा है, रोजरी बायोटेक का IPO आ रहा है, किसी रीट का IPO आ रहा है, या FPO आ रहा है किसी, जैसे येस बैंक का आया, आदित्य बिरला रिटेल एंड फैशन का FPO आया हुआ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुंचानी थ्रू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, बिजनेस चैनल्स, और भी जितने भी डिफरेंट वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग जो हैं उनके थ्रू पहुंचाना, प्रमोट करना, इनकरेज करना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सब मर्चेंट बैंकर का काम होता है, प्रमोशन एक्टिविटी।
नाउ वी विल प्रोसीड टू द पॉइंट कि जो आईपीओ के प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं. डोंट वरी, फैसिलिटी ऑफ अंडर राइटिंग में थोड़ी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, तो मिस नहीं होगा. सो हेयर वी कम विद द आईपीओ सीरीज ऑफ इवेंट्स. सबसे पहला होता है सबमिट एन एप्लीकेशन टू द सेबी, ये हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज बिल्ड DRHP, ये यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म लिखी है इन केस यू वांट टू रेफर टू द एग्जैक्ट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ द आईपीओ. प्रमोशन से पहले उसका प्राइसिंग क्या होनी चाहिए सही, उसको देखना भी ज़रूरी है, ताकि शेयर का प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड ना हो या एक्सपेंसिव ना लगे लोगों को कि वही कंपनी के बिजनेस, करंट बिजनेस और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, फ्यूचर थॉट्स हैं, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं बन रही, तो ये मुझे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दिस प्राइस. सो उसमें भी हिंड्रेंस आ सकती है. सेकंड, प्राइसिंग के दो मेथड्स होते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस और फिक्स्ड प्राइस मेथड. फिक्स्ड प्राइस मेथड तो जनरल है, जैसे कि एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स ऑफ़र करने हैं एट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, कि भैया मैं 100 रुपये पे दूंगा एक शेयर, तुम्हारे को लेना है लो, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड प्राइस विच इज़ डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ. दूसरा होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि एक प्राइस रेंज दे दी जाती है कंपनी के थ्रू कि वी आर ऑफरिंग 1 करोड़ शेयर्स, नॉट कम्प्लीटली 1 करोड़ शेयर्स टू एन इंडिविजुअल या किसी कंपनी को, टोटल 1 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसको जितने लॉट्स में लेना है ले सकता है, अप्लाई कर सकता है. और इसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक प्राइस की रेंज दे दी जाती है. लेट्स से जो हमारे फिक्स्ड प्राइस में 100 रुपीज़ का एग्जांपल था, उसी को हम यहाँ पे वो 100 रुपीज़ टू 105 रुपीज़ की रेंज दे देंगे कि आप इस प्राइस के बीच में जिस प्राइस पे आपको ठीक लगता है, लेना चाहते हैं, उस पर आप अप्लाई कर दीजिए. इसमें एक कट ऑफ प्राइस भी होता है मेंशन्ड, जिसमें कि आप सीधा कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट कर लेते हैं वाइल फाइलिंग फॉर एन एप्लीकेशन, जिसमें कहते हैं आप इंटेंट करते हैं कहना कि जो बेस्ट प्राइस कंपनी ऑफ़र करेगी, आई एम रेडी टू टेक एट दैट प्राइस. उसमें ऐसा होता है कि सपोज़ किसी ने अप्लाई किया कि आई वांट टू बाय 2 लॉट्स, एक लॉट में एक सेट नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, 2 लॉट्स ऑफ दिस कंपनी एट 100 रुपीज़. कोई कहता है आई वांट टू बाय 3 लॉट्स ऑफ दिस कंपनी एट 101 रुपीज़. ठीक है, ऐसे कर करके सबकी बिड्स आती हैं, सबकी एप्लीकेशंस आती हैं. उसके बाद जो बेस्ट प्राइस निकल के आता है, उस प्राइस पे इंडिविजुअल्स को अलॉट कर दिया जाता है इन केस फुल्ली सब्सक्राइब होता है. व्हाट इज़ फुल सब्सक्रिप्शन, अभी डिस्कस कर लेते हैं. फुल सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है. लाइक अ कंपनी कम्स विद एन आईपीओ, उसमें आप जैसे 1 करोड़ शेयर्स लेके आए कि हमारे को 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ़र करने हैं. फुल सब्सक्रिप्शन होगा कि 100 के 100 शेयर्स, सॉरी 100% शेयर्स सब्सक्राइब हो गए. अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ कि 100% से कम हुए, लेट से 50 करोड़, सॉरी 1 करोड़ थे ना, सॉरी 50 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हुए, विच इज़ 50% सब्सक्रिप्शन नहीं. मे बी पॉसिबल उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे रोजरी बायोटेक था, वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, विच मीन्स अगर रोजरी बायोटेक फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ शेयर्स ऑफर कर रहा था, तो पीपल वर रेडी टू बाय, मतलब एप्लीकेशंस जो आई थी वो 7 करोड़ शेयर्स के लिए आ गई थी, कि मतलब लोगों ने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगा दी कि आई एम वांट टू बाय दिस मच क्वांटिटी, आई वांट टू बाय दिस मच क्वांटिटी, दिस मच नंबर ऑफ लॉट्स. तो उससे कर करके इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद वो 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गई थी उसकी. वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि इसका मतलब पीपल आर विलिंग टू इवन बाय एट द हाईएस्ट प्राइस एज वेल. उस केस में जो 105 का प्राइस था हमारे एग्जांपल में, उस प्राइस पे सबको मतलब अलॉट हो जाएगा, जिन जिन को भी क्राइटेरिया मीट होगा.
ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, क्योंकि 7 करोड़ एप्लीकेशंस हैं, 7 करोड़ यूनिट्स की, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है। तो लेट्स से प्रो रेटा बेसिस पे भी होता है कि जिसने 7 अप्लाई किए उसको 1 शेयर दे दे। इस एप्लीकेशन से भी आता है, तो उसको जो कट ऑफ प्राइस था 105, उस पे जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 1 शेयर दे देंगे, ताकि कोई भी मिस आउट ना हो, मैक्सिमम पब्लिक को कैटर किया जा सके। उस केस में 105 पे ही कर देंगे। अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा तो जिस जिस प्राइस पे जिसने मांगा है उस प्राइस पे उनको दे दिया जाएगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्कस करने का, कि इन केस अंडर सब्सक्राइब हो गया तो क्या होता है। सबसे पहला एक रेगुलेटरी इशू आता है। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी सेज कि एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ऑफ योर टोटल IPO साइज, कि 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन थी, तो 90% विच इज़ एटलीस्ट 90 लाख शेयर्स शुड बी अप्लाइड फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर उससे कम होता है, 90% से कम होता है, लेट्स से 85% हुआ, द सेबी विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन and then the company has to return to all those 85% of the applications their full money. So इसका एक मेजर डिसएडवांटेज होता है। लेट्स से जो हमारा एग्जांपल जो था मोबाइल फ़ोन्स वाला, उसके केस में आपका जो एक बिज़नेस आइडिया था, एक विजन थी कि हमारे को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, इन एरियाज़ को कैटर करना है, इन सेक्टर्स में जाना है। सो वो आपका ग्रोथ का प्लान ख़राब हो गया। मर्चेंट बैंकर को फ़ीस थी वो भी ख़राब हो गई, है ना। उसके अलावा जो VCs थे उनका बिजनेस आइडिया, उनका पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी वो हैम्पर हो गया, या ग्रोइंग द बिजनेस वो हैम्पर हो गया। वो विजन, वो बिजनेस आइडिया या ग्रोथ ख़राब ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए मर्चेंट बैंकर्स अंडर राइटिंग की फैसिलिटी देते हैं, विच सेज कि इन केस अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, लेट से 70% सब्सक्रिप्शन आई, विच इज़ 70 लाख शेयर्स वर ओनली अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक, उस केस में मर्चेंट बैंकर सामने आएगा, वो कहेगा जो रिमेनिंग परसेंटेज है टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ सेबी, उतने शेयर्स मैं सब्सक्राइब करूँगा, मैं ख़रीदूँगा आपसे, उसकी पेमेंट मैं आपको करूँगा शेयर्स की, और ताकि आपका जो बिज़नेस आइडिया था, जो प्लान था, वो हैम्पर ना हो, और जो IPO का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद चाहे मर्चेंट बैंकर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट, जब एक मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उस केस में वो एक फ़ीस भी चार्ज करता है, विच इज़ एज यूजुअल एज इट इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सो अब अंडर राइटिंग का आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसको समझाने के लिए मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन समझाना ज़रूरी था। सो कमिंग बैक टू आवर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जब प्राइसिंग वगैरह होगी उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ फर्दर स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि जो आगे के स्टेप्स हैं, जैसे आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, जिसके लिए सिर्फ 3 से 4 दिन की विंडो खुली होती है यूजुअली, बाकी डिपेंड्स अपॉन द IPO। उसके बाद फाइनलाइजेशन होता है ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस, कि किस बेसिस पे फाइनल अलॉटमेंट होगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जिनको एप्लीकेशन अलॉट हो गई उनको ठीक है, जिनको एप्लीकेशन अलॉट नहीं हुई उनका पैसा रिफ़ंड हो जाता है, जिनको एप्लीकेशन अलॉट हो गई है उनका पैसा डिडक्ट हो जाता है फाइनली। और नेक्स्ट डेट पे जो जिनको अलॉट हुई है उनके डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट का आइडिया नहीं है और ये सारे सिस्टम का आइडिया नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, ऊपर मैं लिंक डाल दूँगा उसमें कार्ड्स में, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है सारा, शेयर्स का और ये एलोकेशन का, और डीमैट क्या होता है, ये सब कौन कौन सी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। देन कम्स दी लिस्टिंग डेट। उस दिन क्या होता है, जो स्टॉक
एक्सचेंज पे जो कंपनी है उसके शेयर्स लिस्ट होते हैं और उस दिन से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है. नाउ देयर हेयर कम्स टू अदर कंसेप्ट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर ये सारा आईपीओ का लिस्टिंग इशू और इन सब का सारा प्रोसेसेस होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह. सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स ट्रेड होते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अनदर myth which that needs to be cleared. Before coming to that, जो भी टेक्निकल जार्गन्स हैं अब हम उस पर स्विच करेंगे. चलो हम पहले मिसकंसेप्शन ही क्लियर कर लेते हैं. प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का क्लियर हो गया. नाउ जैसे है कि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइसेस जो हैं स्टॉक्स के वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिक्रीज़ भी होते हैं, इंक्रीज़ भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो जाते हैं. लेकिन जब एक कंपनी आईपीओ लाती है उसमें जो फंड रेज करती है, जैसे हमारा एग्जांपल था, हमारे 1 करोड़ शेयर्स थे, उसमें सपोज़ 100 रुपीज़ का प्राइस था, तो 100 करोड़ रुपीज़ हमने रेज कर लिए, ये बिजनेस के पास आ गए. उसके बाद जो भी प्राइस में स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लक्चुएशन होती है, 100, 105 जाए, बी इट 100, इट गोज़ टू 150, और इवन इफ़ इट गोज़ फ्रॉम 100 टू 90, कंपनी के बैलेंस पे, कैश बैलेंस है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता. कंपनी को अगर वो स्टॉक 100 टू 150 चला जाए तो कंपनी को कोई 50 रुपीज़ एडिशनली नहीं मिलते, डायरेक्टली नहीं मिलते. इनडायरेक्ट वे में उनका एक अनरियलाइज्ड गेन बना रहता है, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी उसके शेयर्स कुछ पड़े हुए हैं. वो चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पे उनको सेल करके, उनको कैश आउट करके उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, एक्स्ट्रा कैश जनरेट कर सकती है. या फिर जो प्रोमोटर्स होते हैं जिनके पास अपना ऑलरेडी स्टेक है कंपनी में, उनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 100 टू 150. तो इसके थ्रू प्रोमोटर्स की नेटवर्थ फ्लक्चुएट होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल, जो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक श्री मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस के चेयरपर्सन हैं, उनकी नेट वर्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई आफ्टर ही सोल्ड सम ऑफ द स्टेक इन जियो एंड आफ्टर सेलिंग सम ऑफ द स्टेक इन जियो मार्ट. सो फ्रॉम top 10 richest individuals in the entire world, he was on 9th or some position around that, and now he has reached to the point where he is among the top 5 or 6 richest individuals in the world. So ये कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए ड्यू टू वैल्यू अनलॉक हुई जियो के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब की, उसके थ्रू रिलायंस के शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से रिलायंस के जो ओनर है, चेयरपर्सन, उनके पास जो रिलायंस में स्टेक है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, और इसके थ्रू उनकी नेटवर्थ इंक्रीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वो टॉप 5 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अब आ गए हैं. सो अगर लगता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपनी के कैश इनफ्लो में कोई फ़र्क आता है, कि मतलब अगर 100 से 150 चला गया तो कंपनी को 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और कैश मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये अगर किसी को मिसकंसेप्शन थी या मिथ था वो क्लियर हो गया है. कमिंग बैक टू सम टेक्निकल टर्म्स विच आर ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू ग्रीन शू ऑप्शन. नाउ व्हाट इज़ ग्रीन शू ऑप्शन? इसके अकॉर्डिंग जो मर्चेंट बैंकर है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, उसके बाद उसकी प्राइस गिरने लग जाए, उस केस में क्या होगा. ये एक ऑप्शनल मेजर है, ऑप्शनल फैसिलिटी है, जो अगर कंपनी चाहे तो ले सकती है, नहीं तो छोड़ सकती है. इसके अंडर क्या होगा कि जो मर्चेंट बैंकर है वो अपनी तरफ से उस शेयर में बाइंग क्रिएट करता है, सो दैट जो शेयर का प्राइस है वो एक सर्टेन लिमिट के नीचे ना जाए,
जिसकी वजह से रिटेल इंडिविजुअल्स या पब्लिक जो कंपनी पे फेथ करके आई थी, उसमें इन्वेस्ट किया था, उनका ये लॉस, नोशनल लॉस होना ना शुरू हो जाए फ्रॉम द बिगनिंग। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड या इस लॉस को सेफगार्ड करने के लिए ये मर्चेंट बैंकर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उस फैसिलिटी को ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। बाकी जो थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सरप्राइज एलिमेंट which I was talking about. So these are some of the upcoming IPOs. ये estimated IPO के साइज़ हैं, एग्जैक्ट साइजेस नहीं हैं। और भी काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, बट these are some of the good major ones. So you can have a look at them, you can take a screenshot of these, and you can study more once they come for the IPO process. डिस्क्लेमर, मैं किसी भी IPO को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें या कुछ। आप लोग अपने ड्यू डिलीजेंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे ही जो भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी IPOs हैं उनमें इन्वेस्ट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप IPOs के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, क्या कैसे प्रोसेस होता है, क्यों रेज़ किया जाता है, कैसे रेज़ किया जाता है। सो आई विश आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो दैट उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे हैप्पी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप ट्रेडिंग। इन केस कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी उसको देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने क्वेरीज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। और अगर सर्टेन नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ आई या थोड़ी ज़्यादा क्वेरीज़ हुई तो एक सेपरेट इसकी वीडियो बना देंगे जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द क्वेरीज़ विद यू गाइज हैव। थैंक यू।